नमस्कार, मैं हूं स्वाति नेगी और आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। तो आइए फटाफट खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के थाना उस्मानपुर इलाके में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। घर से बदबू आने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब घर का दरवाजा तोड़ा तो घर के अंदर पड़ी 3 लाशों को देखकर हैरान रह गई। मकान की पहली और दूसरी मंजिल पर 50 साल की मां और 19 और 9 साल की बेटियों की लाश पड़ी मिली। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने में जुट गई है। वेस्ट दिल्ली के रनहौला थाना इलाके में पतंजलि के डिस्ट्रीब्यूटर को गोली मारकर उनके ऑफिस से 3 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने शुक्रवार की रात वारदात को अंजाम दिया। डिस्ट्रीब्यूटर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में 15 से 20 बदमाश एक प्राइवेट कंपनी के सर्विस सेंटर से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। हथियारों से लैस बदमाशों ने सर्विस सेंटर में घुसते ही पहले गार्ड के साथ मारपीट की, उसके बाद डंडों से जमकर ऑफिस में तोड़फोड़ की। इसके बाद बदमाशों ने कैश काउंटर से करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। बदमाशों ने सर्विस सेंटर के मालिक पर ब्लेड से हमला भी किया। दिल्ली में दिन दहाड़े पुलिस मुख्यालय के पास चेन स्नैचिंग की वारदात से हड़कंप मच गया। अब पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। दरअसल एक महिला अपने परिवार के साथ आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास बने डॉल म्यूजियम में घूमने आई थी। तभी 2 बदमाश उसकी चेन लेकर रफू चक्कर हो गए। दिल्ली के किडनी रैकेट में गिरफ्तार आरोपी और अपोलो के एक बड़े डॉक्टर के पीएस शैलेश के परिवार का आरोप है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। वो बेकसूर हैं और इसमें अपोलो का हाथ है। शैलेश के परिवार के मुताबिक उनका बेटा अस्पताल में पानी पिलाने का काम करता था और वो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं था कि ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता। यूपी के फैजाबाद में ओमकार यादव नाम के एक दारोगा पर एक समाजसेवी महिला को सरेआम गालियां देने और पीटने की धमकी देने का आरोप लगा है। दारोगा ने गांव वालों के सामने ही महिला को भद्दी भद्दी गालियां दी। दरअसल एक बुजुर्ग महिला की जमीन पर कब्जे की नियत से गांव का एक युवक दारोगा को लेकर गांव पहुंचा था, लेकिन समाजसेवी महिला ने 100 नंबर पर दारोगा की शिकायत कर दी थी, जिससे नाराज दारोगा ने यह हरकत की। यूपी के औरैया में गैंगरेप की शिकार लड़की को 6 महीने बाद इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। जहां मामले पर संज्ञान लेते हुए एसपी ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल 6 महीने पहले गैंगरेप के बाद दबंगों ने लड़की को जलाकर मारने की कोशिश की थी। आरोपों के मुताबिक बुरी तरह झुलसी युवती जब थाने पहुंची थी तो पुलिस ने उसे भगा दिया था। गुजरात में मोरबी की फैक्ट्री से बाल मजदूरों को रिहा कराने वाले अहमदाबाद की छात्रा पर 2 अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। घायल युवती अस्पताल में भर्ती है। दरअसल युवती मोरबी के तहसील पुलिस थाने में अपना आवेदन देने एक्टिवा पर जा रही थी, तभी उस पर बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया। जहां चालू एक्टिवा पर दुपट्टा खींचे जाने से युवती नीचे गिर गई। भोपाल में प्यार में बेवफाई से खफा प्रेमिका ने प्रेमी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रेमिका ने खुदकुशी की नाकाम कोशिश भी की। वहीं पुलिस ने युवती को बचा लिया है। पुलिस ने युवती के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विभाष और योगेश्वरी कई साल से लिव इन में रह रहे थे, लेकिन विभाष का किसी और लड़की से अफेयर चलने लगा। योगेश्वरी के समझाने के बावजूद जब विभाष नहीं माना तो योगेश्वरी ने उसकी सोते वक्त हत्या कर दी। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद ने एक बार फिर से भारत को धमकी दी है। हाफिज सईद का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें उसने भारत और अमेरिका के खिलाफ जहर उगला है। हाफिज ने अपने इस धमकी भरे वीडियो में कहा है कि भारत के हर शहर पर हमले के लिए उसके पास ड्रोन तैयार हैं। हाफिज ने कहा कि हमले की दशा में वो करारा जवाब देगा। हाफिज ने आगे कहा कि ये धमकी नहीं है और ना ही उसे धमकी देने की आदत है। अगर अमेरिका उस पर हमला करता है तो वो भी जवाब देंगे। अहमदाबाद के 14 साल पुराने चर्चित गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एसआईटी कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। 2 जून को कोर्ट ने 24 आरोपियों को दोषी माना था, जबकि 36 को बेकसूर करार दिया था। इन 24 लोगों में से 11 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज है, जिनके लिए अभियोजन पक्ष फांसी की सजा की मांग कर रहा है, तो बचाव पक्ष ने आजीवन कैद की मांग की है। बता दें कि 2002 में गोधरा कांड के बाद अहमदाबाद में दंगाइयों ने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला बोल दिया था। हमले में पूर्व कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोगों की जान गई थी। हरियाणा के रोहतक में जाटों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। सोमवार को रैली का आयोजन कर जाटों ने सरकार को खुली चेतावनी दी। जाटों ने कहा कि आज से दिल्ली, यूपी सहित 13 राज्यों में अनिश्चितकालीन धरने शुरू हो जाएंगे। जाटों का यह भी कहना है कि सरकार जब तक मांगे नहीं मानती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जाटों ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने आरक्षण की मांग को दबाने की कोशिश की है, जिसके चलते आंदोलन करना पड़ रहा है।
हालांकि जबरदस्त सुरक्षा इंतजामों के चलते सोमवार को हरियाणा में जाट आंदोलन का पहला दिन शांतिपूर्ण रहा। उधर एहतियातन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा की सीमा पर और दिल्ली के कुछ भागों में धारा 144 लगा दी है। रोहतक में जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी गांव जसिया में चल रहे धरने पर नजर बनाए हुए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। रोहतक के अलावा सोनीपत, झज्जर, करनाल, पानीपत, भिवानी, जींद और कैथल में भी आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। सभी जिलों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। हालांकि रोहतक में एक बार फिर जाट एकता युवा मंच से जुड़े प्रदर्शनकारी धारा 144 तोड़कर सड़क पर उतर आए और गिरफ्तारियां देने की मांग करने लगे, लेकिन प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। आज हरियाणा सरकार जाट आरक्षण को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। साथ ही जाट आरक्षण संघर्ष समिति की आरक्षण पर लगे स्टे हटाने के लिए याचिका पर भी सुनवाई होगी। हरियाणा के डीजीपी ने प्रदेश के तमाम पुलिस अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर जाट आंदोलन में शामिल होने वाले युवाओं और पूर्व सैनिकों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि उपद्रव की स्थिति में पुलिस इन आंदोलनकारियों तक आसानी से पहुंच सके। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि जाटों के आरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने जाट आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाने को ईर्ष्यापूर्ण कार्रवाई बताया। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल नेता दुष्यंत चौटाला ने जाट आंदोलन को सरकार का फेलियर बताया। कांग्रेस ने इस परिस्थिति के लिए मुख्यमंत्री खट्टर की शासन प्रणाली पर सवाल उठाए। मथुरा के जवाहर बाग में गुरुवार को हुए नरसंहार में मारे गए 10 कब्जाधारियों की शिनाख्त कर ली गई है। इन लोगों में मथुरा कांड का मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव समेत 9 और लोग शामिल हैं। सभी का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं पुलिस के मुताबिक कब्जाधारियों ने बाग के अंदर पूरा शहर बसाया हुआ था। पुलिस के मुताबिक रामवृक्ष यादव जिस घर में रहता था वहां ऐशो आराम के सारे सामान मौजूद थे। बाग के अंदर आर्टिफिशियल वाटर स्टोरेज की भी व्यवस्था की गई थी। ऐसे में अगर पानी का कनेक्शन काट दिया जाता तो भी महीनों के लिए यहाँ पानी स्टोर कर रखा जा सकता था। यही नहीं, यहाँ फर्जी राशन कार्ड बनाए जाने के भी सबूत मिले हैं। खुद मथुरा कांड का मास्टरमाइंड रामवृक्ष यादव बड़े ही शान और शौकत से यहाँ रहता था। जिस मकान में वो रहता था वो उद्यान विभाग इंचार्ज का था। उस घर में एसी, जिम का सामान, टीवी, फ्रिज, सारी सुविधाएं मौजूद थी। जवाहर बाग में कथित सत्याग्रहियों के साथ कई बच्चे भी थे। पुलिस की कार्रवाई से जवाहर बाग खाली कराए जाने के बाद 23 बच्चों को चाइल्ड रिमांड रूम में रखा गया है। मथुरा के जवाहर बाग का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी संसदीय दल को बाग के अंदर जाने से रोक दिया गया। काफी देर तक बहस करने के बाद भी पुलिस ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। उधर मथुरा कांड पर सियासत भी जारी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो सीधे राज्य के कानूनी मामलों में दखल नहीं दे सकते, लेकिन अगर राज्य सरकार पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग करे तो निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मथुरा कांड को राज्य सरकार की विफलता बताया। तो मथुरा कांड के पीछे समर्थन के आरोपों का खंडन करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को बिना सबूत के उन पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। पीएम मोदी अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के तीसरे पड़ाव पर स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिनेवा में राष्ट्रपति स्नाइडर-रहमान से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय बातचीत में दोनों पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर रहेगा। इसके साथ ही कालाधन और एनएसजी में सदस्यता के लिए भी स्विट्जरलैंड का साथ लेने पर जोर रहेगा। स्विट्जरलैंड में पीएम मोदी व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही CERN में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से भी मिलेंगे। इसके बाद पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि इससे पहले कतर के दोहा में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जिससे दुनिया में भारत की छवि बदली है। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार पर पीएम ने इशारों में कहा कि मैंने सबकी मिठाई खानी बंद कर दी है। इस यात्रा के दौरान भारत और कतर के बीच 7 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। पुणे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियां विदेशी मूल्यों पर आधारित थीं, जबकि आज देश बिना परंपराओं को छोड़े ग्लोबल लीडर बन रहा है। पुणे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का विरोध किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प भी हो गई। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। फेमा उल्लंघन के मामले में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह के बेटे को ईडी ने समन भेजा है और 16 जून तक पेश होने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी ने अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दाऊद से बात करने वाले नेता को कुछ नहीं किया जाता और हार्दिक पटेल जैसे युवक को देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि देशद्रोह का केस तो एकनाथ खड़से पर चलना चाहिए। केजरीवाल ने आरक्षण के लिए पटेलों के आंदोलन के मुखिया हार्दिक को गुजरातियों का हितैषी करार दिया।
गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर एक विवादित पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर में योगी को राम और बाकी पार्टियों को रावण के रूप में दिखाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 बंगले आवंटित करने पर राजनीति गरमाती जा रही है। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्हें एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सुशील मोदी ने नियमों का हवाला देकर आवंटन को गैर कानूनी बताया। इस पर नीतीश कुमार ने सुशील मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि आवंटन नियमों के तहत हुआ है और अगर उनको कोई परेशानी है तो वो अपना घर हमें किराए पर दे दें। पुडुचेरी में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद सोमवार को नारायणसामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। स्वामी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में 21 में से 15 विधानसभा सीट जीती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 32वीं बरसी पर अमृतसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही पंजाब के दूसरे शहरों में भी एहतियातन तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए उग्र नेताओं और दल खालसा के नेताओं की गिरफ्तारियां की गई। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के अंदर सिविल ड्रेस में टास्क फोर्स को तैनात किया गया। अमृतसर में पैरामिलिट्री फोर्स की 6 कंपनी तैनात की गई है। इसके साथ ही 8 कंपनी पंजाब आर्म्ड पुलिस की तैनात की गई है। लगभग 2000 पुलिस के जवान दूसरे शहरों से बुलाए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लोगों से बरसी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। हालांकि दल खालसा ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। आज दादरी के बिसाहड़ा कांड में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्ज फ्रेम होंगे। बीफ की अफवाह के बाद अखलाक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। इधर मथुरा फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद दूसरी तरफ आरोपियों के परिवार ने अखलाक के परिवार के खिलाफ गौ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हालांकि अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं अखलाक के परिवार पर गौ हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए आज गांव में पंचायत होगी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कराने के लिए गांव वाले कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए आतंकी हमले को आतंकी संगठन लश्कर ने अंजाम दिया था। सुरक्षा एजेंसियों का यह दावा है कि उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम देने वाले एक स्थानीय आतंकी जुनैद मट्टू की पहचान कर ली है। सुरक्षा एजेंसियों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 2 आतंकी भागते हुए नजर आ रहे हैं। एजेंसी के मुताबिक इनमें से एक आतंकी जुनैद है। बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा में धांधली के मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शिक्षा विभाग जांच कर रहा है और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून लागू हो गया है, जिसके बाद लोगों को अपनी शिकायतों के निपटारे का कानूनी अधिकार मिल गया। अब किसी भी तरह की शिकायत का निपटारा अधिकारियों को 2 महीने के अंदर करना होगा। अब अधिकारियों की ये कानूनी जिम्मेदारी होगी। शिकायत का निपटारा नहीं होने पर इस कानून के तहत अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इस कानून के लागू हो जाने के बाद आज से लोगों की शिकायतें ली जाएंगी। आरबीआई की मंगलवार को जारी होने वाली द्वैमासिक मौद्रिक नीति से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली आज पब्लिक सेक्टर बैंकों के सीईओ से मुलाकात करने वाले हैं। रविवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा कि सरकार बैंक्स के स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहती है ताकि वो विकास में सहयोग कर सकें। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने बैंकों को इतना सशक्त बनाया है कि वो अपना पैसा वापस पा सकें, लेकिन बैंकों को क्रेडिट लेंडिंग पॉलिसी को जारी रखना पड़ेगा ताकि विकास की गति जारी रहे। शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ने दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या की समीक्षा की है और अपने सुझाव भी दिए हैं। अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने ट्रैफिक जैम से निजात पाने के लिए दिल्ली में और फ्लाईओवरों के निर्माण से साफ इनकार कर दिया है। कमेटी ने सड़क की जगह का बेहतर इस्तेमाल और बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था की वकालत की है। पर्यावरण दिवस पर संदेश देने के लिए एमपी के मंत्री अथर सिंह आर्य ने अजीब सा उदाहरण दिया। आर्य ने अपने गंजे सिर पर पानी डालकर बताया कि जिस तरह से गंजे सिर पर पानी नहीं टिकता है, वैसे ही बंजर जमीन पर भी पानी नहीं रुकता। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक बालों वाले कार्यकर्ता के सिर पर पानी डाला गया और ये बताने की कोशिश की गई कि जैसे सिर पर बाल पानी को रोक लेते हैं, वैसे ही सिर्फ धरती और पेड़ ही पानी को रोक सकते हैं। 2013 में केदारनाथ त्रासदी के बाद इस साल बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। प्रशासन के मुताबिक बीते 25 दिनों में करीब 1,70,000 श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। धाम की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट और AK-47 से लैस 5 जवानों की स्पेशल टीम भी तैनात कर दी गई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अलग पूर्वांचल राज्य की मांग को लेकर 15 दिवसीय जल सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। बता दें कि सत्याग्रहियों ने पूर्वांचल की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए जल सत्याग्रह का आयोजन किया है।
कांग्रेस से बगावत कर चुके छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी आज नई पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। इसके साथ ही शक्ति प्रदर्शन करते हुए वो 1500 विश्वसनीय समर्थकों की सभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के मथुरा में एक रैपर फैक्ट्री में आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल फैक्ट्री में केमिकल रखा होने की वजह से आग बुझाने में दमकल कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। उधमपुर के जंगलों में लगी आग करीब 9 हेक्टेयर के इलाके में फैल गई है। आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग और स्थानीय लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजौरी में जंगलों में 1 महीने से लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां भीषण गर्मी से राजौरी जिले के जंगलों में भयंकर आग भड़क गई है, तो वहीं वन विभाग मैन पावर की कमी के चलते आग बुझाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। गिर के जंगलों से हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई है। यहाँ एक शेरनी पर भैंस भारी पड़ जाती है। ये रोचक नजारा गिर में घूमने आए एक सैलानी के फोन में कैद हो गया। दरअसल जंगल में रह रहे मालधारी भैंसों के झुंड को चराने लाए थे, लेकिन जैसे ही भैंसों की नजर शेरनी पर पड़ी तो वो भड़क उठी। एक भैंस ने तो शेरनी के पीछे दौड़ लगा दी और शेरनी को दुम दबाकर भागना पड़ा। फ्रांस के मोरेट सरलेंग शहर में बाढ़ का कहर बरपा है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ को देखते हुए शहर में आपात की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अब भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। 500 एकड़ में फैली आग की वजह से अभी तक 5000 लोगों को वहां से हटाया जा चुका है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक तेज रफ्तार ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया, जिसके बाद ट्रांसफार्मर में भयानक आग लग गई। महान बॉक्सर मोहम्मद अली के परिवार के प्रवक्ता ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार अगले शुक्रवार को केंटकी में उनके गृहनगर लुईविल में किया जाएगा। सुशील कुमार के ट्रायल मसले पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सुशील कुमार ने रियो ओलंपिक में जाने के लिए नरसिंह यादव के साथ ट्रायल की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। नरसिंह ने पिछले साल लास वेगास में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतकर रियो के लिए टिकट पक्का किया था। वहीं ओलंपिक में 2 बार के मेडल विजेता सुशील कुमार नरसिंह यादव के साथ ट्रायल कराना चाहते हैं। मुंबई में क्रिकेटर और बॉलीवुड स्टार्स के बीच खेला गया चैरिटी फुटबॉल मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के बीच ये मैच का आयोजन करवाया था। बता दें कि क्रिकेट टीम के कप्तान खुद विराट कोहली थे, जबकि अभिषेक बच्चन बॉलीवुड स्टार्स की अगुवाई कर रहे थे। भारत के पहले मिस्टर यूनिवर्स मनोहर आइच का निधन हो गया। मनोहर ने 104 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मनोहर आइच ने 1952 में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता था। फ्रेंच ओपन के मेंस सिंगल्स मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अपने नाम कर लिया है। इसे जोकोविच के ब्रिटेन के एंडी मर्रे को हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन के खिताब पर अपना कब्जा किया। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख और जेनेलिया के नन्हे मेहमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दोनों अपने दूसरे बेटे को अस्पताल से घर लेकर आ गए हैं। फिल्म हाउसफुल 3 बम्पर कमाई कर रही है। 2 दिनों में हाउसफुल 3 ने करीबन 31 करोड़ 51 लाख रुपए की कमाई कर ली है।